ठीक है ठीक है ठीक। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? हाइड्रोस्फीयर। अच्छा हिस्ट्री स्टार्ट करती थी। हाँ जी, एमसीक्यूज करेंगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, हिस्ट्री स्टार्ट की थी राइट। ठीक है ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट किया था स्टार्ट। ठीक। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किस तरह से 1600 में एक कंपनी एस्टेब्लिश होती है ब्रिटेन में जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल प्रिविलेज दी जाती है ट्रेड करने की इंडिया में 15 ईयर्स के लिए। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए। इनिशियली जो ट्रेड पर्सपेक्टिव ही उसका होता है, बट आहिस्ता आहिस्ता जब वो इंडिया में रूल करती है तो उसको पता लगता है कि इंडिया में फैक्शनलिज्म कितनी ज्यादा है। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है डिवीजन कितनी ज्यादा है। तो उस डिवीजन को देखकर वो एक प्लान बनाती कि क्यों ना हम इंडिया के ऊपर अपना ऑक्यूपेशन बनाए, क्योंकि अगर इंडिया को हम एक्वायर कर लेते हैं तो एक तो हम अपने ट्रेड को बड़ी आसानी से कर पाएंगे और जो इंडिया की वेल्थ है उसको हम एक्सपोर्ट करके बाहर लेकर जा सकेंगे। तो इसीलिए वो इंडिया को भी एक्वायर करते हैं और इंडिया में कुछ इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमने कल की क्लास में देखी थी। उसी के बैकड्रॉप में इंडियंस परेशान होकर लॉन्च करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम कहते हैं 1857 रिवॉल्ट। हेलो, तो इंडियंस उसी के बैकड्रॉप में लॉन्च करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में हमने कहां तक देखा था? इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है। हमने देखे थे कुछ इकोनॉमिक कॉजेज थे जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लगा दिए थे, इकोनॉमिक रीजंस। लाइक वो कुछ सेटलमेंट्स लेकर आए थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट। तो वो जो सेटलमेंट थी वो क्या थी? बेसिकली इंडियन से किस तरह से जो रेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब हम खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, उस प्रोडक्शन का कुछ पार्ट हमें ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। फिर हमने देखा था कि किस तरह से पॉलिटिकल कॉजेज थे रिवॉल्ट के और कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी थे। अब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में हमारे पर रूल किया हमें यह बताकर कि हम कमजोर हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं वो मास्टर यूरोपियन रेस है, उनको डिफीट कर पाना मुश्किल है। एक तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में हमारे हित के लिए रूल कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए, और दूसरा ब्रिटिशर्स को डिफीट करना मुश्किल है, मींस ब्रिटिश रूल इज इनविंसिबल। अब कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हुए जिसमें हमें पता लगा कि ब्रिटिशर्स को भी डिफीट किया जा सकता है। जैसे ब्रिटिश की मिलिट्री डिफीट्स हुई कुछ वॉर में। एक जो फर्स्ट अफगान वॉर थी, हालांकि ब्रिटिशर्स ने वो हारी नहीं वॉर, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ उस अफगान वॉर में। पंजाब वॉर्स में भी ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ।
क्रीमियन वॉर्स जो ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे उसमें भी उनको काफी लॉस फेस करना पड़ा। और इंडिया में जो 1855 में संथल रिबेलियन हुआ उसमें भी ब्रिटिशर्स जो थे उनको काफी लॉस हुआ। तो इन सब इवेंट्स को देखकर इंडियंस को लगा कि भाई ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स को डिफीट नहीं किया जा सकता, ब्रिटिशर्स को भी हम डिफीट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हमने फिर उनके खिलाफ रिवॉल्ट लॉन्च किया। आई गेस ये भी कर लिया था। यस, स्टॉर्म सेंटर्स एंड द लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट। अब किस किस एरिया में रिवॉल्ट जो था वो हुआ और उस एरिया में रिवॉल्ट को किसने लीड किया, किस लीडर ने उस एरिया में रिवॉल्ट को लीड किया। जैसे कानपुर जो था वहां पर नाना साहिब ने रिवॉल्ट को लीड किया। अब नाना साहिब कौन थे? ये बेसिकली जो लास्ट पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड के ये बेटे थे नाना साहिब। तो इन्होंने कानपुर से लीड किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लीड किया। अब ये बेगम हजरत महल कौन थी? जो अवध के राजा थे, नवाब थे, जिनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। ये नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी। नवाब वाजिद अली शाह वाज हैविंग 365 क्वींस, उसमें से एक क्वीन थी बेगम हजरत महल जिसने लखनऊ से रिवॉल्ट को लीड किया था। बरेली से रिवॉल्ट को लीड किया था खान बहादुर ने। बिहार से एक जमींदार थे वहां के कुंवर सिंह नाम से, उन्होंने लीड किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था और दिल्ली से जनरल भक्त खान ने। अब ये रीजनल लीडर से उन एरिया के जहां पर रिवॉल्ट जो था वो हुआ, उन एरिया से इन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया। अब बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या थे। एक जो ब्रिटेन की एडमिनिस्ट्रेशन ना इंडिया में वो टोटली थी करप्ट। अगर आपको पुलिस से कोई काम कराना है, लोअर कोर्ट्स में कोई काम कराना है तो आपको ब्राइब पे करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होगा। तो करप्शन बहुत ज्यादा थी। और इमीडिएट ट्रिगर की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी एक राइफल जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। अब ये इनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिज थी, इसको फायर करने से पहले कार्ट्रिज को बाइट करना पड़ता था। बाइट करके जो आर्म्स होंगे उसको बुलेट में लोड करना है। लेकिन ये जो कार्ट्रिज थी वो बनी थी पिग और काउ फैट से। अब जो पिग होता है वो मुस्लिम्स के लिए फॉरबिडन होता है, वो जो काउ होती है वो हिंदू के लिए सैक्रेड होती है। अब हिंदूज और मुस्लिम्स को लगा कि भाई ब्रिटिशर्स ऐसा करके हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इमीडिएट जो स्पार्क था ये था एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन। अब बिगिनिंग की बात करते हैं रिवॉल्ट की बिगिनिंग कैसे हुई और स्प्रेड कैसे हुआ। बिगिनिंग रिवॉल्ट की होती है मेरठ से। अब मेरठ में भी रिवॉल्ट स्टार्ट होने से पहले हमारे एक सोल्जर होते हैं बाय द नेम ऑफ मंगल पांडे। मंगल पांडे वॉज स्टेशन एट बंगाल में एक जगह है बाय द नेम ऑफ बैरकपुर। बैरकपुर में मंगल पांडे होते हैं। तो मंगल पांडे रिफ्यूज करते हैं एनफील्ड राइफल्स को यूज करने से, रिफ्यूज करते हैं। जो उनके यूरोपियन ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर फायर करके उनको मार देते हैं। तो मंगल पांडे को अरेस्ट करके उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उनके एग्जीक्यूशन के बाद मेरठ में जो सिपाहीज होते हैं वो म्यूटिनी करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इस तरह से द म्यूटिनी वॉज इग्निटेड इन मेरठ आफ्टर मंगल पांडेज मार्टियरडम एट बैरकपुर। जब मंगल पांडे बैरकपुर में शहीद हो जाते हैं उसके बाद मेरठ के जो सिपाहीज होते हैं वो स्टार्ट करते हैं म्यूटिनी को। अब जितने भी रिबेलियंस होते हैं वो सब चलते हैं दिल्ली और कॉल देते हैं दिल्ली चलो। अब उस टाइम के ऊपर इंडिया में होता है मुगल रूल। मुगल रूलर होते हैं बहादुर शाह सेकंड, जिनका नाम बहादुर शाह जफर भी है। नो, बहादुर शाह जफर वॉज अ ओल्ड एंड इनकैपेबल रूलर। एक तो 62 ईयर्स उनकी एज थी, बूढ़े थे, इनकैपेबल थे, रूल नहीं कर सकते थे ठीक तरह से। बट फिर भी सिपाही के जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि बहादुर शाह जफर ही हेड बने रिवॉल्ट का। क्यों? क्योंकि बेशक मुगल रूल कमजोर था लेकिन आज भी एक यूनिफाइंग फोर्स थी पूरे इंडिया की। पूरे इंडिया को अगर किसी ने जोड़ के रखा है तो वो है मुगल रूल। तो वो चाहते थे कि जो बहादुर शाह जफर है वो लीडर बने रिवॉल्ट का। तो दैट्स वाई उन्होंने प्रोक्लेम किया बहादुर शाह सेकंड को एज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट। नेक्स्ट इज सुप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। अब इंडियंस जो थे उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। ज्यादा से ज्यादा उनके पास क्या होता था? तलवार, भाला, उससे लड़ते थे। ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर आर्म्स और एम्युनिशन थे। लाइक उनके पास कैनन्स थे, बुलेट्स थी, गन्स थी, एडवांस्ड टेलीग्राफ सिस्टम था, रेलवे सिस्टम था। तो सारे रिसोर्सेज जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे। इंडियंस के पास करेज के अलावा और कुछ नहीं था। तो दैट्स वाई अल्टीमेटली
जो रिवॉल्ट था उसको कर दिया गया सुप्रेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, और कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी इंडिया की नहीं थी, तो उसकी वजह से द रिबेलियंस एंडेड इन अ फेलियर। अब बात करें जो रिवॉल्ट था वो फेल क्यों हुआ। अब ये कोई पैन इंडिया रिवॉल्ट तो था नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही रिवॉल्ट हुआ और थोड़ा सा रिवॉल्ट सेंट्रल इंडिया में हुआ। साउथ इंडिया पूरे का पूरा रिवॉल्ट से बिल्कुल भी इंपेक्टेड नहीं था, तो दैट्स व्हाई इट वाज कंस्ट्रेन्ड मोस्टली टू नॉर्थ इंडिया। कोई भी यूनिटी पूरे देश में नहीं थी। अब देखो उस टाइम के ऊपर इंडिया एज ए नेशन तो नहीं था, बंगाल अलग था, मद्रास अलग था, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज में पूरा देश हमारा डिवाइडेड था। तो उन सर्कमस्टांसिस में नेशनलिज्म का कोई भी कॉन्सेप्ट देश में नहीं था, तो देयर वाज एब्सेंस ऑफ यूनिटी। अब बहुत सारे इंडियंस ही थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की। कौन इंडियंस करेंगे ब्रिटिशर्स की मदद? जिनका इंटरेस्ट ब्रिटिश रूल के साथ है, जैसे बिग जमींदार्स। अगर उनको बिग जमींदार बन के रहना है तो ब्रिटिशर्स की मदद की जरूरत है, ब्रिटिशर्स का रहना इंडिया में जरूरी है। जो मनी लेंडर्स हैं, अब मनी लेंडर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की मदद की। और बड़े सारे हमारे रीजनल रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की, जैसे जो पंजाब के सिख रूलर्स थे उन्होंने मदद की, जो सिंधियास थे ग्वालियर के उन्होंने मदद की, जो कश्मीर के रूलर्स थे उन्होंने मदद की ब्रिटिशर्स की। तो इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो रिवॉल्ट के ऊपर काबू पा सके। जो एजुकेटेड इंडियंस थे जिन्होंने न्यूली एजुकेशन को एक्वायर किया था, उन्होंने भी रिवॉल्ट को बैकवर्ड समझा। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अगर ब्रिटिशर्स देश में रहेंगे तो देश को मॉडर्नाइज करेंगे, तो उन्होंने भी क्या किया, साइडलाइन किया ब्रिटिशर्स के साथ। जो रिबेलियंस थे उनको सपोर्ट नहीं किया। इंडियन सोल्जर्स जो थे उनके पास जो हथियार थे वो पुराने थे, इक्विपमेंट जो थे वो अप टू डेट नहीं थे, कोऑर्डिनेशन कोई भी नहीं थी रिबेल लीडर्स के बीच में, और कोई हमारे पास क्लियर कट गोल भी नहीं था कि भाई एक बार अगर हमने ब्रिटिश रूल को उखाड़ दिया तो उसकी जगह पर हम क्या एस्टेब्लिश करेंगे। तो देयर वाज नो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल विजन। इसकी वजह से जो रिवॉल्ट था वो हो गया फेल। इंपैक्ट की बात करें अगर हम रिवॉल्ट की, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। उन्होंने कहा था दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारे इंडिपेंडेंस की पहली वॉर है। अब पहले तक जो स्टार्टिंग में रूल था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब इंडिया में ये कंपनी आई 1857 तक, 1757 से लेकर 1857 तक जो इंडिया में रूल था दैट वाज द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको खत्म करके खुद का रूल इंडिया में एस्टेब्लिश किया, क्राउन रूल। सो 1857 के बाद जो रूल है वो है क्राउन रूल। 1757 से लेके 1857 तक रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 ऑनवर्ड्स क्राउन रूल। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल खत्म हुआ और पावर जो थी डायरेक्टली चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास में। और जो क्वीन की प्रोक्लेमेशन थी उन्होंने ये बताया कि जो गवर्नेंस है अब उसको इंडिया में रीशेप किया जाएगा, इंडियंस की रिस्पेक्ट की जाएगी, इंडियन स्टेट्स को जो हम एनेक्स कर रहे हैं उनको अब हम एनेक्स नहीं करेंगे। तो इस तरह के कुछ। और इसी रिवॉल्ट के बाद जो इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में रेशियल हॉस्टिलिटीज थी वो भी इंक्रीज हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे पहले इंडियंस को रेशियली इंफीरियर नहीं देखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंडियंस को रेशियली इंफीरियर देखना शुरू कर दिया। तो रेशियल हॉस्टिलिटी जो थी इंडियंस में वो इंक्रीज करी। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज yes, C, introduction of Enfield rifles.
Enfield rifle cartridge were rumored to be greased with. Yes, cow fat and pig fat. The revolt of 1857 began at, कहां पे स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट? यस, वेरी गुड, मेरठ में. Who was the first soldier to be executed? Mangal Pandey. Option B. Who was declared the Emperor of India? B. Yes, Bahadur Shah II. The revolt of at Kanpur was led by. Yes, कानपुर में थे नाना साहेब. अपराइजिंग इन लखनऊ was led by. लखनऊ में किसने अपराइजिंग? सी. यस, लखनऊ में बेगम हजरत महल. नेक्स्ट देखिए. हेलो हेलो हेलो. हाँ जी, दसो. व्हाट्सएप क्या? क्लास के बाद करूं? कौन सा क्वेश्चन है ये? हु लेड द रिवोल्ट एट झांसी? ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 8 वाला. हाँ, रानी लक्ष्मीबाई. ऑप्शन बी. कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट इन विच रीजन? Yes, Bihar. He was the Zamindar of Bihar. Which Governor General was responsible for the annexation of Awadh? लॉर्ड डलहौजी ने अनेक्स किया था अवध को. ठीक है, ऑप्शन ए. रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज. यस, एब्सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉमन प्लान. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स लार्जली रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवॉल्ट? कौन आर्मी? इन्होंने तो रिवॉल्ट किया था. यस, सिख एंड द गुरकास. ऑप्शन सी. Revolt of 1857 is also known as A. India's first war of independence. Who suppressed the revolt at Delhi? इसको रहने दो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको. The last Mughal emperor was exiled to. अब जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने सारा कसूर किसके ऊपर डाल दिया? बहादुर शाह सेकंड के ऊपर, कि तेरी वजह से रिवॉल्ट हुआ है. तो उसको उन्होंने एग्जाइल कर दिया. फिर he was exiled to Rangoon. That is located in Burma, Myanmar. Revolt of 1857 was largely confined to North and Central India. South India तो totally absent था. North and Central India. Who described the revolt of 1857 as Sepoy Mutiny? Yes, British historians. क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस उसको डिमीन करना चाहते थे कि भाई ये तो कोई रिवॉल्ट ही नहीं है, तो उन्होंने बोला एक तो सिपाही म्यूटिनी है बस. मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज. क्या मेजर कॉन्सिक्वेंस था? एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी का एंड किया क्योंकि बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया रंगून में. Which British military advantage proved most decisive in suppressing the revolt? कौन सी ब्रिटिश स्ट्रेटजी थी जो सबसे ज्यादा डिसाइसिव प्रूव हुई रिवॉल्ट को सप्रेस करने में? सी. यस, कंट्रोल ओवर रेलवेज एंड टेलीग्राफ. द प्रोक्लेमेशन इशूड इन द नेम ऑफ बहादुर शाह. इसको भी रहना. चलिए आगे देखते हैं आपका.
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो रिवॉल्ट था हमारा 1857 का, उसका जो सारे का सारा जिम्मा है ब्रिटिशर्स किसके सर पे फोड़ देते हैं? मुस्लिम्स के सर पे। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि मुस्लिम्स की वजह से ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ है, और हिंदूज को ब्रिटिशर्स डिक्लेयर कर देते हैं देयर फेवरेट, कि हिंदूज हमारे फेवरेट हैं और मुस्लिम्स की वजह से रिवॉल्ट हुआ है। लेकिन 1870s के बाद ब्रिटिशर्स अपनी ये पॉलिसी कर देते हैं चेंज। क्यों? क्योंकि 1870s के बाद हिंदूज में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आने लग पड़ती कि ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं, हमारी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हिंदूज जो हैं वो तो हैं हमारे दुश्मन, मुस्लिम्स हमारे दोस्त हैं। इस तरह से ब्रिटिशर्स क्या करते थे? दो कम्युनिटीज को लड़वाया करते थे, डिवाइड एंड रूल जिसको हम कहते हैं। तो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको बनाया गया था 1885 में, और जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था दैट वाज अ रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट। जिसने कांग्रेस को बनाया था उसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसी बंदे ने कांग्रेस को बनाया था। इनिशियली जब कांग्रेस बनाई गई थी 1884 में, तब उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन था, INU। एक साल के बाद उसका नाम चेंज कर दिया 1885 में एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो कांग्रेस का पहला सेशन था वो ऑर्गेनाइज किया गया था बॉम्बे में, और जिस इंस्टीट्यूट में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था दैट वाज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। पहला सेशन कांग्रेस का बॉम्बे में, इंस्टीट्यूट का नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, और जो पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के दैट वाज वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। एंड द फर्स्ट सेशन वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स, और ये जो 72 डेलीगेट्स थे दीज वर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत से 72 डेलीगेट्स को बुलाया गया जिन्होंने फर्स्ट सेशन को अटेंड किया, जिसके प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी, और सेशन हुआ था आपका बॉम्बे में। इंस्टीट्यूट का नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। अब कांग्रेस की कुछ फाउंडेशन की थ्योरीज हैं कि कांग्रेस को बनाया क्यों गया था। इन थ्योरीज को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कांग्रेस के अंदर थे दो ग्रुप्स। एक ग्रुप था मॉडरेट्स का, एक ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट्स का। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, नाम से ही पता लग रहा है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स वो थे जो ब्रिटिश के प्रति लॉयल थे, उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस के फेवर के लिए इंडिया में रूल कर रहे हैं। मॉडरेट्स का ऐसा मानना था। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि ब्रिटिशर्स अगर देश में रूल कर रहे हैं तो भाई उसमें ब्रिटिशर्स का फायदा, इंडियंस का कोई फायदा नहीं है। मॉडरेट्स मानते थे एक फिलॉसफी में दैट वाज 3P। 3P का मतलब प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट मतलब हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म चाहिए उसके लिए हम पहले करेंगे प्रे। अगर प्रे कामयाब नहीं हुई फिर हम डालेंगे उसके लिए पेटिशन। अगर पेटिशन भी कामयाब नहीं हुई तो हम करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट भी किस तरह का होगा? दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट क्या होता है? अ प्रोटेस्ट विच इज इन द 4 वॉल्स ऑफ द लॉ, मतलब हम लॉ को नहीं तोड़ेंगे प्रोटेस्ट करते हुए, ऐसा हम प्रोटेस्ट करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे सेल्फ सेक्रीफाइस में, कि भाई जब तक हम सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक हम देश को आजाद नहीं करवा सकते। जो मॉडरेट्स थे उनका बिलीव था कि जो मासेस हैं, मासेस मतलब जो देश के लोग हैं वो तैयार नहीं है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका बिलीव था कि जो मासेस हैं वो रेडी हैं।
masses are ready to fight for the freedom of the nation. इनके लीडर्स की बात करें, मॉडरेट्स के लीडर्स की, तो इनके प्राइमरी लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके लीडर थे फिरोज शाह मेहता, एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, लाल बाल पाल। सुना है लाल बाल पाल? लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, पाल फॉर बिपिन चंद्रपाल। ये थे आपके लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हुआ करते थे। अब हमने देख लिया मॉडरेट्स क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, उनके सोचने के तरीके में क्या फर्क था। अब देखते हैं ये जो थ्योरीज थी विद रिस्पेक्ट टू द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस वे क्या थी। अब जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी, ये थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय का कहना था कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को बनाया है एज ए सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? जब हम एक मशीन के दो पार्ट्स के बीच में कोई सेफ्टी वॉल्व रख देते हैं, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है उसमें। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को बनाया इंडिया के लोगों के और ब्रिटिशर्स के बीच में एज अ सेफ्टी वॉल्व, ताकि अगर कोई कल को इंडिया के लोगों को गुस्सा है तो वो कांग्रेस को जाके बोले, कांग्रेस जाकर हमें वापस वो बोलेगी। तो इट वॉज क्रिएटेड एज अ सेफ्टी वॉल्व। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी थी आरपी दत्त ने। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी एक ऑफशूट था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ब्रिटिश ने आरपी दत्त ने बोला कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को बनाया एज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द इंडियंस। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बोला कि अगर ब्रिटिशर्स ने हमारा यूज किया है कांग्रेस को बनाने में, तो हमने भी ब्रिटिशर्स का यूज किया है एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडियन बनाता तो ब्रिटिशर्स कर सकते थे उसको सुप्रेस, बट चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश बंदे ने बनाई है जिसका नाम एओ ह्यूम है, तो ब्रिटिशर्स उसको सुप्रेस नहीं करेंगे। दैट वाज द लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। अब हम बात करते हैं जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जिनको बोला जाता है मॉडरेट्स, उनकी जो फिलॉसफी थी वो क्या थी। जिस तरह से मैंने बताया वो बिलीव करते थे 3 P's में। क्या थे 3 P's? प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। तो इनका ये काम था कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे, इंडियंस की जो डिमांड्स हैं उनको प्रोजेक्ट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे। सेकंड, पब्लिक ओपिनियन जनरेट करेंगे इंडिया की आजादी के लिए। इंडिया की जो डिमांड है उसके लिए हम कैंपेन करेंगे इंग्लैंड में जाके कि भाई इंडियंस को ये चीजें चाहिए। इंडियंस की पॉलिटिकल एजुकेशन करेंगे, मतलब कि उनका मानना था कि इंडियंस को डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं पता, फ्रीडम क्या होती है हमें कुछ नहीं पता। तो हम पहले जो इंडिया के मासेस हैं उनको सिखाएंगे भाई डेमोक्रेसी फ्रीडम है क्या, उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन करेंगे। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स अगर हमारे देश में हैं तो दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर देश में रहेंगे तो रेलवेज लाएंगे, टेलीग्राफ लाएंगे, पोस्टल सिस्टम लाएंगे, जिससे हमारा देश मॉडर्नाइज होगा। तो दे वांटेड फॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस विद ब्रिटेन। लास्टली, पेशेंस ओवर कॉन्फ्रंट्रेशन। अब उनका क्या मानना था कि इंडिया के लोग तो अभी तैयार है नहीं स्ट्रगल के लिए, तो हम अभी कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं कर सकते,
मतलब अभी हम ब्रिटिशर से लड़ नहीं सकते, हमें वेट करना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी अभी। सो पेशेंस ओवर कन्फ्रंट्रेशन। अब बात करते हैं जो मॉडरेट्स थे उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही। ठीक है, तो पहला तो उन्होंने इकोनॉमिकली क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारे देश के पैसे को बाहर लेकर जा रहे हैं। जैसे एक मॉडरेट थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया, ये बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी में। और इसी बुक में इन्होंने एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी क्या थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स वेल्थ जनरेट कर रहे हैं उसका कुछ भी पोर्शन वो इंडिया में स्पेंड नहीं कर रहे, वो सारी की सारी वेल्थ वो कहां पर लेकर जा रहे हैं? इंग्लैंड में। मतलब द वेल्थ ऑफ इंडिया इज बीइंग ड्रेन्ड टू इंग्लैंड। और उसकी वजह से हो क्या रहा है? इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को खत्म करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज को बनाना। इंडिया के पैसे से इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कहां रही है? जाके इंग्लैंड में। और इनका था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। अब जिस तरह से आज हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में राज्यसभा है, लोकसभा है, स्टेट में बात करें लेजिस्लेचर है, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। उस टाइम पे भी था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब इंडियंस ने क्या किया कि जो काउंसिल्स हैं उनको एक्सपैंड करो और उनका रिफॉर्म करो। एक्सपैंड एंड रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल्स। एक्सपैंड करने का मतलब उनका साइज बढ़ाओ। अगर 10 मेंबर्स हैं तो 20 करो, 20 मेंबर हैं तो 30 करो। रिफॉर्म का मतलब काउंसिल्स में हमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का अधिकार होना चाहिए। जैसे बजट पास किया है अगर, तो बजट में ये चीज क्यों डाली, इस चीज के ऊपर इतना पैसा आप क्यों स्पेंड कर रहे हो? तो रिफॉर्म ऑफ द काउंसिल्स। थर्ड, दे स्टूड फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या कहा कि जो सीआईडी का डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप रिफॉर्म्स लेकर आओ। अब उस टाइम पर इंडियंस को आर्म्स रखने की परमिशन नहीं होती थी, हथियार रखने की परमिशन। तो इन्होंने कहा कि इंडियंस को भी आर्म्स लाइसेंस आप इशू करो। हथियार रखने का जो लाइसेंस है वो इंडियंस को इशू करो। जो आप सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हो उस सॉल्ट टैक्स को भी आप खत्म करो। तो ये कुछ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे जो उन्होंने कहा कि आप करो। नेक्स्ट, डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स क्या होते हैं? जैसे आपका अधिकार कुछ बोलने का, कुछ एक्सप्रेस करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इंडियंस का जो फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कुछ उनके कंट्रीब्यूशंस रहे कि ऐसा किया जाए। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। अब देखो, पहले थे मॉडरेट्स, मॉडरेट्स की पॉलिसीज फेल हुई तो कौन आया? एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थे मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के। अब इनका ग्रोथ क्यों होता है? पहले तो ये समझो कि एक्सट्रीमिस्ट कोई अलग से गुट नहीं था। जो मॉडरेट्स थे इनिशियली, जब वो डिसइल्यूशन हो गए पॉलिसी से मॉडरेट्स की ही, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मॉडरेट तरीके से तो ब्रिटिशर से आजादी नहीं ली जा सकती। तो उन्हीं मॉडरेट्स में से कुछ बन गए एक्सट्रीमिस्ट। अब वो बने क्यों एक्सट्रीमिस्ट? पहला तो हमें यह पता लग गया कि ब्रिटिश रूल जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, वो हमारे फायदे के लिए नहीं है, हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए है। एक तो हमें यह पता लग गया। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल क्यों कर पाए?
क्योंकि उन्होंने इंडियंस का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई हमेशा बाहर से कोई आएगा जो तुम्हारे ऊपर रूल करेगा, यू आर बॉर्न टू बी रूल्ड, तुम रूल नहीं कर सकते। जैसे 11वीं सेंचुरी में अफगान्स आए, टर्किश इन्वेडर्स आए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई, फिर उसके बाद बाबर आया, मुगल एम्परर, मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया। हमेशा बाहर से कोई आएगा तुम्हारे ऊपर रूल करेगा, और अब हम आए हैं तुम्हारे ऊपर रूल करने के लिए। तो इंडियंस ने भी मान लिया भाई अगर ऐसा बोल रहे हैं तो सही होगा। लेकिन उस टाइम के ऊपर आते आते कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने हमारे इंडिया का जो रिच पास्ट था, हमारा जो कल्चर था, उसके ऊपर रिसर्च की और इंडियंस को बताया कि भाई हमारा जो कल्चर है वो कितना एडवांस था। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इंडियंस को बताया कि इंडियंस का कल्चर बहुत रिच है। ना सिर्फ इंडियंस, कुछ फॉरेन थिंकर्स भी थे। जैसे ब्रिटेन का ही एक थिंकर थे जिनका नाम था मैक्स मुलर। इन्होंने इंडियंस को बताया कि इंडियंस बिलोंग करते हैं मास्टर आर्यन रेस से, जो सबसे प्योरेस्ट रेस है। यही नहीं, इन्होंने यह भी बताया कि दुनिया की जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी इंडिया में ही थी। तो इंडियंस किसी भी तरह से रूल्ड होने के लिए तो नहीं बने हैं, इंडियंस हैव द कैपेबिलिटी टू रूल। तो इस वजह से इंडियंस का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, तभी हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए। थर्ड इज एजुकेशन इंपैक्ट। इंडिया में एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई। अब एजुकेशन आए तो एजुकेशन से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। अब इंडियन को पता लगा भाई इंडिया एक गुलाम देश है, तो इंडिया में लोगों की क्या हालत है, वो जो आजाद देश है वहां पर लोगों की क्या हालत है। सेकेंड, अब एजुकेशन आ गई तो आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी, बट इंडिया में एम्प्लॉयमेंट तो थी नहीं, तो देयर वाज ग्रोथ इन अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन इंपैक्ट से क्या हुआ, एक तो अवेयरनेस इंक्रीज हुई, दूसरी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ी। फोर्थ इज एंटी वेस्टर्नाइजेशन। अब ब्रिटिशर्स हमारा टेस्ट, हमारे कपड़े, पहनावा सब कुछ चेंज कर रहे थे, हमें वेस्टर्नाइज कर रहे थे, तो उसके रिएक्शन में हमने एंटी वेस्टर्नाइजेशन कैंपेन शुरू किया। और जो मॉडरेट्स थे वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, तो मॉडरेट्स की डिस अचीवमेंट्स को लेकर भी मिलिटेंट नेशनलिज्म का देश में ग्रोथ होता है। तो दीज वर द रीजंस व्हाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू। अब बात करते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। जिस तरह से हमने देखा मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में हमारे भले के लिए रूल कर रहे हैं, हम ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहेंगे, ब्रिटिशर्स अगर हमारे देश में रहते हैं तो मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल उससे उल्टा सोचते थे। दे हेटेड द ब्रिटिश रूल, वो ब्रिटिश रूल से नफरत करते थे। हेट्रेड फॉर द ब्रिटिश रूल। मॉडरेट्स मैंने आपको बताया वो ये मानते थे कि जो देश के लोग हैं वो स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मानते थे कि मास जो है वो स्ट्रगल के लिए बिल्कुल तैयार है, बस हम उनको एक राइट डायरेक्शन दें स्ट्रगल के लिए। स्वराज्य का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने अपना गोल रखा स्वराज्य। अब मॉडरेट चाहते थे ब्रिटिशर्स देश में रहें, क्योंकि अगर वो देश में रहेंगे तभी देश मॉडर्नाइज होगा। लेकिन ये चाहते थे स्वराज्य हमें मिले, इंडिपेंडेंस हमें मिले, ब्रिटिशर्स देश को छोड़कर जाएं। एंड लास्टली डायरेक्ट एक्शन एंड सेक्रीफाइस। ये बिलीव करते थे कि जब तक हम खुद एक्शन नहीं लेंगे, खुद सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक ब्रिटिशर्स को देश से निकालना मुश्किल है, हमें खुद ही ब्रिटिशर्स को देश से निकालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है फ्रीडम स्ट्रगल में, द स्वदेशी मूवमेंट। अब 1903 में ब्रिटिशर्स अनाउंस करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल।
ब्रेक चाहिए 5 मिनट की? चाहिए? चलो ठीक है, 44 पे शुरू करते हैं, ठीक है।